इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा। और उस बिल्डिंग में एक काफी एडवांस्ड सा फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। अब दिक्कत ये है कि कभी कभी बिना किसी आग के या बिना किसी धुएं के ही वो अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। मतलब कोई असली खतरा नहीं होता लेकिन अलार्म बज जाता है। राइट, फॉल्स अलार्म जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, Right. फॉल्स अलार्म। और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हैं, गार्ड्स भागते हैं, और बाद में पता चलता है कि किसी ने बस मजे लेने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए वो अलार्म बजा दिया था। ये तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। अब सोचिए अगर हम उस बिल्डिंग के मैनेजमेंट में हैं तो हम क्या करेंगे? क्या हम उस अलार्म के सेंसर को अपग्रेड करेंगे ताकि वो सिर्फ असली धुएं को पहचाने, या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होकर उस पूरे फायर अलार्म सिस्टम को ही दीवार से उखाड़कर कचरे में फेंक देंगे? मतलब अगर सिस्टम ही उखाड़ कर फेंक दिया तो जिस दिन सच में बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगेगी उस दिन तो कोई बचने वाला है नहीं। बिल्कुल सही। सेंसर को ठीक करना ही इकलौता लॉजिकल रास्ता लगता है मुझे तो। और आज की इस डीप डाइव में हम जो विषय लेकर आए हैं ना, वो बिल्कुल इसी फायर अलार्म वाली दुविधा के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है आज के टॉपिक के लिए। आज हमारे सामने आर्टिकल्स, कुछ लीगल जर्नल्स, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस और सरकारी दस्तावेजों का एक पूरा का पूरा स्टैक मौजूद है। काफी हैवी रीडिंग थी आज की। बिल्कुल थी। और हमारा मिशन है इन सारे सोर्सेज का गहराई से विश्लेषण करके ये समझना कि भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, जिसे हम आमतौर पर पीआईएल कहते हैं, उसके भविष्य को लेकर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी हुई है। और ये बता दूं कि ये बहस कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सोचिए, एक ऐसा लीगल टूल जिसे कुछ दशक पहले जानबूझकर इसलिए बनाया गया था ताकि समाज के सबसे कमजोर, बेबस और हाशिए पर खड़े लोगों को इंसाफ मिल सके। राइट। आज वो टूल खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, खुद कटघरे में खड़ा है। हमारे सोर्सेस साफ दिखाते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार का स्टैंड काफी ज्यादा सख्त है। हाँ, सरकार तो इसे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। एग्जैक्टली। उनका मानना है कि इस पीआईएल वाले पूरे ढांचे को या तो खत्म कर देना चाहिए या फिर इसके पर इतने काट देने चाहिए कि इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड हो जाए। मतलब उनका सीधा आरोप है कि ये अब जनता के हित का कोई साधन नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए लोग अपने पर्सनल एजेंडे चला रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक बहुत ही एक मिडिल ग्राउंड या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उनके सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो मान रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी अलार्म बजा रहे हैं बिल्डिंग में। राइट। लेकिन वो इस फायर अलार्म को दीवार से हमेशा के लिए उखाड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो सुधार चाहते हैं, समाप्ति नहीं। तो अब इस पूरी डिबेट में कौन सही है और कौन गलत, ये तय करने से पहले मुझे लगता है हमें ये समझना होगा कि आखिर इस अलार्म को उस दीवार पर लगाया ही क्यों गया था, इसकी जरूरत ही क्या थी। इस क्यों का जवाब हमें हमारे लीगल सिस्टम की हिस्ट्री में मिलता है। अगर हम आजादी के कुछ दशकों बाद वाले दौर में जाएं, मतलब 70 और 80 के दशक की बात कर रहे हैं। हाँ, उस समय हमारा पूरा लीगल स्ट्रक्चर काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल पर काम करता था। और उस मॉडल में एक बहुत ही सख्त नियम होता है। कानूनी भाषा में इसे लोकस स्टैंडाई कहते हैं। लोकस स्टैंडाई, इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ वही इंसान अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जिसके खुद के अधिकारों का हनन हुआ हो, कोई और उसकी तरफ से नहीं आ सकता। ओके, इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। यानी अगर किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है तो सिर्फ मैं ही कोर्ट जाकर केस कर सकती हूँ। मेरा कोई पड़ोसी या मेरा कोई दोस्त मेरी तरफ से जाकर अदालत में खड़ा नहीं हो सकता। टेक्निकली हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुनने में ये नियम बहुत सही लगता है। हाँ, ताकि कोर्ट में फालतू की भीड़ ना लगे, वरना तो कोई भी किसी के मामले में घुस जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन भारत जैसे एक विकासशील देश में ये नियम इंसाफ के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन गया था। हमारे सामने मौजूद जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करते हैं। हाँ, आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जहां उस समय भयंकर गरीबी थी, जहां एक बहुत बड़ा तबका अनपढ़ था, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके कोई कानूनी अधिकार होते हैं। राइट। से समझेगा। और वकीलों की भारी भरकम फीस कहाँ से लाएगा? वो तो दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी फैक्ट्री में मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है तो ब्रिटिश मॉडल के हिसाब से उन गरीब बंधक मजदूरों को खुद कोर्ट आना पड़ेगा अपना केस लड़ने, जो कि प्रैक्टिकली पूरी तरह से असंभव है। वो तो वहां कैद हैं। हाँ, ये तो एक डेडलॉक हो गया। और यही वो डेडलॉक था जिसे तोड़ने के लिए पीआईएल का जन्म हुआ। दस्तावेजों में इसे एक सेफ्टी वॉल्व कहा गया है। एक सेफ्टी वॉल्व जिसने पूरा सिस्टम बदल दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर अपने नियम बदले।
उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान या कोई समूह इतना गरीब या बेबस है कि वो खुद कोर्ट नहीं आ सकता, तो कोई भी दूसरा नागरिक जिसका इंटेंशन सही हो, उनकी तरफ से केस फाइल कर सकता है। मतलब कोई भी, कोई पत्रकार, कोई सोशल वर्कर या कोई एनजीओ? कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड नागरिक। और इसकी प्रक्रिया को इतना ज्यादा आसान बना दिया गया कि कभी-कभी तो जजों को लिखी गई एक साधारण सी चिट्ठी या एक पोस्ट कार्ड को ही पूरा का पूरा केस मान लिया जाता था। वेट, सच में? एक पोस्ट कार्ड को? बिल्कुल। इसे एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एक पोस्ट कार्ड पर लिखी शिकायत को कोर्ट रिट पिटीशन मान लेता था। ये सच में बहुत पावरफुल है। मैं उन पुराने केसेस के बारे में पढ़ रही थी जो इन सोर्सेज में मेंशन्ड हैं। एक ऐसा भी केस था जहां किसी अनजान पत्रकार ने बस अखबार में खदानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों की हालत पर एक आर्टिकल लिखा था। राइट, वो काफी फेमस केस है। हाँ, और फिर उसने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी और कोर्ट ने उस एक चिट्ठी के आधार पर जांच बिठाई, कमीशन बनाया और हजारों मजदूरों को उस नरक से आजाद करवाया। ये जनहित याचिका की असली ताकत थी। और सिर्फ बंधुआ मजदूर ही नहीं, जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की जो हालत थी, उस पर भी ऐसे ही बदलाव आए। अच्छा, कैदियों के लिए भी पीआईएल का यूज हुआ? बहुत बड़े लेवल पर। ऐसे कैदी जो छोटे मोटे अपराधों के आरोप में सालों से बिना ट्रायल के जेलों में सड़ रहे थे, उनके पास जमानत के थोड़े बहुत पैसे भी नहीं थे। पीआईएल के जरिए ही ये पूरी बात देश के सामने आई और हजारों ऐसे कैदियों को रिहा किया गया। अगर हम आज अपनी डेली लाइफ को भी देखें तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस पीआईएल वाले टूल की वजह से ही काम कर रही हैं। बिल्कुल, एनवायरनमेंट के मामले में तो बहुत ज्यादा। वही मैं सोच रही थी, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसे साफ रखने के लिए फैक्ट्रियों पर जो नियम लगे हैं या हमारी गाड़ियों के जो एमिशन नॉर्म्स हैं, ये सब सरकार ने खुद से रातों रात नहीं किए। नहीं, इन सब के पीछे लंबी कानूनी लड़ाइयां हैं। हाँ, ये ज्यादातर किसी न किसी आम नागरिक द्वारा डाली गई पीआईएल का ही नतीजा है। एक तरह से देखा जाए तो इसने हमारे लोकतंत्र को सिर्फ इलेक्शन वाले दिन से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव कर दिया। बहुत सही पॉइंट है। इसी वजह से इसे इतना ऐतिहासिक माना जाता है। इसने भारत की न्यायपालिका को एक ऐसा मानवीय चेहरा दिया जो सीधे आम जनता के दुख दर्द से कनेक्ट कर सका। इंसाफ अब सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं रह गया। एग्जैक्टली। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। हाँ, बताइए। अगर ये सिस्टम इतना ही परफेक्ट है, अगर इसने इतने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, तो आज 2026 में आके केंद्र सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी है? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज हैं और उनके जो रीसेंट बयान हैं, वो अचानक से इस सिस्टम को खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? 80 के दशक से लेकर आज के बीच ऐसा क्या बदल गया है? सरकार का तर्क भी यही है कि 1980 के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। उनके दस्तावेजों को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि पीआईएल अब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। मतलब ये अब एक एजेंडा ड्रिवन टूल बन गया है। एजेंडा ड्रिवन? किस तरह का एजेंडा? मुझे एक एग्जाम्पल से समझाइए। मान लीजिए सरकार कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है, कोई नेशनल हाईवे या कोई बहुत बड़ा डैम। ओके। अब सरकार का दावा है कि कई बार राइवल कॉरपोरेट कंपनियां जिन्हें वो टेंडर नहीं मिला, वो किसी एनजीओ को फंड करती हैं और वो एनजीओ पर्यावरण बचाने के नाम पर अदालत में एक पीआईएल डाल देता है। अच्छा, और कोर्ट उस पे स्टे लगा देता है? बिल्कुल, कोर्ट नोटिस जारी करता है, स्टे लग जाता है और वो प्रोजेक्ट सालों तक कोर्ट में अटक जाता है। अब आप बताइए इसमें नुकसान किसका हुआ? देश के विकास का और ऑब्वियसली टैक्स पेयर के पैसों का। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। इसके अलावा दस्तावेजों में ये भी मेंशन है कि कई राजनेता अपने पॉलिटिकल विरोधियों को परेशान करने के लिए भी प्रॉक्सी तरीके से जनहित याचिकाएं डलवाते हैं। खुद सामने नहीं आते, किसी और के थ्रू पीआईएल डलवा देते हैं। ओके, तो सरकार बेसिकली ये कह रही है कि कुछ पावरफुल लोग या कुछ कॉर्पोरेट्स इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए हैक कर रहे हैं। हाँ, वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से पूरे सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए? मतलब कुछ लोग फायर अलार्म से खेल रहे हैं तो आप अलार्म ही निकाल दोगे? देखिए, सरकार सिर्फ इस एक बात पर नहीं रुकी है। उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है। वो क्या है? उनका कहना है कि आज तकनीक और संस्थागत विकास ने उस खालीपन को पूरी तरह भर दिया है जिसके लिए कभी पीआईएल को बनाया गया था। तकनीक ने? कैसे? आज ई फाइलिंग का जमाना है।
अब किसी गरीब को अपना केस फाइल करने के लिए फिजिकली दिल्ली के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप देश के किसी भी कोने से इंटरनेट के जरिए अपना केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो डिजिटल एक्सेस की बात हो रही है और इसके साथ ही मुझे लगता है सरकार उन लीगल सर्विस अथॉरिटीज का भी हवाला दे रही है जो आजकल काफी एक्टिव हैं। जी बिल्कुल। आज नेशनल और स्टेट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटीज काम कर रही हैं। उनका बजट करोड़ों में है। उनका इकलौता काम ही यही है कि गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, उन्हें सरकारी वकील मिले। राइट। तो सरकार का पॉइंट बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जब हमने आपको ई फाइलिंग का पोर्टल दे दिया, जब हमने आपको मुफ्त वकील दे दिया, तो अब हमें बीच में इस पब्लिक स्पिरिटेड नागरिक या किसी एनजीओ की क्या जरूरत है। यानी वो कह रहे हैं कि मिडलमैन को हटाओ। हाँ, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू आए, उसे किसी पीआईएल की जरूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, मुझे सरकार का ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा ही थ्योरेटिकल लग रहा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मतलब अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है और मुझे पता भी है कि सरकार कोई मुफ्त लीगल क्लिनिक चला रही है, तो क्या सच में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गईं? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही होती है। वही तो। क्या हम ये मान लें कि सिर्फ ई फाइलिंग का एक पोर्टल खोल देने से एक गरीब अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर के अंदर अचानक से इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो सीधे अपने इलाके के किसी बाहुबली या किसी बड़ी माइनिंग कंपनी के खिलाफ ऑनलाइन मुकदमा ठोक देगा? आप बिल्कुल सही जगह सवाल उठा रही हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो लीगल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सरकार को दे रहे हैं। मतलब वो भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं। हाँ, दस्तावेजों में एक बहुत ही कड़ा तर्क दिया गया है कि सरकार की ये अप्रोच बीमारी ठीक करने के चक्कर में मरीज की ही जान ले लेने जैसी है। सिर्फ एक ऐप या ई पोर्टल आ जाने से समाज की सदियों पुरानी जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जमीनी हकीकत से आपका मतलब उन अदृश्य बाधाओं से है जो हमें इंटरनेट पर या ई फाइलिंग पोर्टल पे नजर नहीं आती। एग्जैक्टली। अदृश्य बाधाएं यानी इनविजिबल बैरियर्स। मान लीजिए सरकार ने ई फाइलिंग दे दी, लेकिन उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि जो उसके साथ हो रहा है वो एक कानूनी अपराध है? कानूनी जागरूकता, राइट। आज भी भारत के कई हिस्सों में कानूनी जागरूकता एक बहुत बड़ा मसला है। और चलिए मान लेते हैं कि उसे पता भी चल जाए कि उसके अधिकार क्या हैं। फिर क्या रोकता है उससे? फियर ऑफ रिप्राइजल यानी बदले की कार्रवाई का डर। अगर कोई गांव का गरीब मजदूर अपने इलाके के दबंग ठेकेदार के खिलाफ अपने नाम से केस फाइल करेगा, तो उसे और उसके परिवार को लोकल लेवल पे कौन बचाएगा? हाँ, ये बहुत ही डरावना सच है। पीआईएल इस मामले में एक शील्ड, एक ढाल का काम करती है। कोई बड़ा एक्टिविस्ट या कोई संस्था जब अपने नाम से पीआईएल फाइल करती है, तो वो उस मजदूर को सीधा टारगेट होने से बचा लेती है। वाओ, ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी जो सोर्सेस पढ़ते हुए मुझे क्लिक की। हाँ, बताइए। हमने शुरुआत में लोकस स्टैंडाई की बात की थी। हाँ। कि जिसका नुकसान हुआ है वही कोर्ट जाए। राइट। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई एक फिक्स चेहरा या कोई सिंगल आइडेंटिफाइबल विक्टिम होता ही नहीं है। आप कलेक्टिव इश्यूज की बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैं वायु प्रदूषण का ही उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए शहर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है, स्मॉग छाया हुआ है। अब इसके खिलाफ पारंपरिक तरीके से कोर्ट में कौन जाएगा? कोई एक इंसान तो नहीं जा सकता। वही तो। इस जहरीली हवा से किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की खिड़की तो नहीं टूटी है ना। ये तो हम सबका सामूहिक नुकसान है। या फिर मान लीजिए किसी बड़े सरकारी टेंडर में कोई बहुत बड़ा सिस्टेमिक भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां टैक्स का पैसा जा रहा है। हाँ, वहां कौन सा पर्टिकुलर नागरिक जाके कहेगा कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है? ऐसे मामलों में ट्रेडिशनल मुकदमेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है। यहीं पर पीआईएल का असली पावर समझ आता है कि कोई भी नागरिक पूरे समाज की तरफ से आवाज उठा सकता है। और यही वजह है कि इसे प्रिजर्व करना, इसे बचाना इतना जरूरी है। अगर हमने इस टूल को पूरी तरह खत्म कर दिया तो ऐसे सामूहिक मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे या बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जवाबदेही तय करने का कोई लीगल रास्ता ही नहीं बचेगा। तो एक तरफ सरकार है जो डंके की चोट पर कह रही है कि हमारे कोर्ट्स का कीमती समय इन फालतू और फ्रीवलस केसेस में बर्बाद हो रहा है, लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है कि अगर इसे बंद कर दिया तो लाखों लोग और कलेक्टिव इश्यूज हमेशा के लिए बिना आवाज के रह जाएंगे। बिल्कुल। तो जब दो पक्षों के बीच इतनी गहरी खाई है, तो ऐसे में अंतिम रेफरी यानी खुद हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड ले रहा है इस पूरी डिबेट में? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहा है। सोर्सेस का जो एनालिसिस हमने देखा वो दिखाता है कि अदालत खुद ये मानती है कि ये टूल अब ब्लंट हो रहा है, इसकी धार कम हो रही है और इसका दुरुपयोग हो रहा है।
मतलब उन्हें पता है कि फायर अलार्म में ग्लिच है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो इसे पूरी तरह खत्म करने की बजाय सेल्फ करेक्शन के मूड में हैं। वो खुद को सुधार रहे हैं। सेल्फ करेक्शन, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या जजेस बस लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारे पास फर्जी केस मत लाओ? नहीं नहीं, रिक्वेस्ट से कहाँ काम चलता है। उनका तरीका बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। अच्छा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के लेवल पर ही एक बहुत ही मजबूत फिल्टर लगा दिया गया है। जब भी कोई नई पीआईएल फाइल होती है तो अब कोर्ट सबसे पहले उस पिटिशनर का बैकग्राउंड चेक करता है। ओके, कि वो इंसान है कौन? वो सीधा पूछते हैं कि आपने इस केस के लिए क्या रिसर्च की है, आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, क्या आप किसी के कहने पर तो नहीं आए। ये तो काफी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग हो गई। और इतना ही नहीं, अगर कोर्ट को जरा भी भनक लग जाती है कि इसके पीछे कोई कॉर्पोरेट वॉर चल रहा है या ये सिर्फ कल के अखबारों में नाम छपवाने के लिए किया गया है, तो पिटिशन तो खारिज होती ही है। साथ में कुछ पेनल्टी भी लगती है क्या? बहुत भारी पेनल्टी। अदालत उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाती है, जिसे एग्जाम्पलरी कॉस्ट कहते हैं, ताकि दूसरों को एक सबक मिले। मतलब अदालत ने उस फायर अलार्म के सेंसर को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो फर्जी धुएं और असली आग के बीच का फर्क समझ सके, और जो जानबूझकर फर्जी अलार्म बजाएगा उसे भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। इस पूरी डिबेट का जो कंक्लूजन इन पेपर से निकल कर आता है वो यही है कि समाधान इसे इरेडिकेट करने में नहीं, बल्कि इसमें रिफॉर्म लाने में है। खत्म करना सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश ने जहां आज भी भारी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं, वहां इस संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व को कमजोर करना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो फाइनली हम इस बात पर पहुंचते हैं कि पीआईएल कोई ऐसा साधारण मोबाइल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे आपने एक अपडेट के साथ डिलीट कर दिया। राइट। ये एक बहुत ही लचीला, इंक्लूसिव और जीवंत तंत्र है। हमें इसे उन लोगों से बचाना जरूर है जो इसका अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करते हैं, लेकिन साथ ही उन हाशिए पर खड़े लोगों के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं जिन्हें सच में न्याय की दरकार है। बिल्कुल। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान इसी बात से होती है कि वहां का लीगल सिस्टम समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए कितनी आसानी से उपलब्ध है। सही बात है। पीआईएल उसी एक्सेस को सुनिश्चित करता है। इसे खत्म करने का सीधा मतलब होगा उस कमजोर व्यक्ति से वो आखिरी लीगल उम्मीद भी छीन लेना। ये सारी बातें बहुत लॉजिकल लगती हैं, लेकिन इन सारे सोर्सेस को गहराई से पढ़ने के बाद और हमारी इस लंबी चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में एक सवाल कहीं अटक गया है। कैसा सवाल? देखिए, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मामलों को रोकने के लिए अपने फिल्टर्स को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। रजिस्ट्री सवाल पूछ रही है, लाखों के जुर्माने लग रहे हैं। हाँ, जो कि जरूरी भी है सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। जरूरी तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर अदालत फर्जी मामलों को बाहर करने के लिए अपनी उस चेकिंग वाली जाली को बहुत ही ज्यादा महीन कर देती है। वो इतने कड़े नियम बना देती है कि कोई पिटिशनर गलती करने से ही डरे, तो क्या अनजाने में यही सख्ती उन गरीब और कमजोर लोगों के लिए एक नई अदृश्य बाधा नहीं बन जाएगी? ओहो, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? अगर फिल्टर बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो डर ये है कि कहीं हम उन आवाजों को ही म्यूट ना कर दें जिन्हें हम असल में एम्पलीफाई करना चाहते थे। अगर किसी दूर दराज के गांव से एक बेबस इंसान, जिसे कोई लीगल ड्राफ्टिंग नहीं आती, जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हाँ, अगर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक साधारण सी अपील भेजता है, तो क्या वो अपील इस डर से रजिस्ट्री में ही खारिज नहीं हो जाएगी कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है या वो किसी बहुत बड़े एनजीओ द्वारा फाइल नहीं की गई है? यही तो, जब हम उस फायर अलार्म के सेंसर को इतना ज्यादा सख्त और शक करने वाला बना देंगे कि वो हर धुएं को शक की नजर से देखें, तो क्या उस दिन वो अलार्म बजेगा जब सच में किसी गरीब के घर में आग लगी हो? ये तो बहुत ही गहरा सोचने वाला पॉइंट है। और यही वो सवाल है जो हमारे आज के सोर्सेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारी न्यायपालिका को आने वाले सालों में बहुत ही सावधानी से खोजना होगा। आज की इस चर्चा में, इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर जरूर कीजिएगा।